नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। आज हमें ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ने, कॉमन बेस का और कॉमन इमीटर का कंपैरिजन करना है। दोनों में कौन बेटर रहेगा एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट एम्पलीफायर है। तो सब पहले अपन पढ़ेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र है ना। तो सब कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सब कैरेक्टरिस्टिक कर्व कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। पहले सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। मैं एक सर्किट बनाऊंगा का मेरा मतलब है या तो कॉमन बेस या तो एनपीएन या पीएनपी, है ना। मतलब आप उसको दो की तरह, या मैं दोनों नहीं बनाऊंगा, मतलब पीएनपी और एनपीएन एक चॉइस ले लें आप, है ना। तो सब कॉमन बेस बनाना है अपने को, तो ये बेस को कॉमन कर दिया। जिसको कॉमन करें उसको अर्थिंग कर दें, वो समझदारी के लिए ठीक रहता है। अपने को याददाश्त के पर्पज से जरूरी नहीं है, अगर आप करना भूल भी जाते हैं तो बेस कॉमन है, तो कॉमन वाला तो करेक्टर हमारे हाथ में रहेगा नहीं। हमारे पास दो टर्मिनल बचे, इमीटर और कलेक्टर। इमीटर से इनपुट देंगे, कलेक्टर से आउटपुट लेंगे, ठीक है सर। तो सब इमीटर से इनपुट देंगे और कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। ये इमीटर और कलेक्टर जो भी आप कहें पीएनपी का बनाना है तो पीएनपी का, है ना। अगर आपने पीएनपी बोला तो फिर मेरे को इमीटर पे तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, जो मैंने लगा दिया, ठीक है, क्लियर। जो कलेक्टर करंट है वो भी हाई करंट मानी जाती है। यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, कलेक्टर करंट और इमीटर करंट दोनों मिली एमीटर से मेजर होगी, तो दोनों के लिए मिली एमीटर लगा देते हैं। थोड़ा कलरफुल बनाने की कोशिश करेंगे अपन। इधर भी मिली एमीटर और इधर भी मिली एमीटर, दोनों ही करंट ज्यादा या अच्छी करंट या अच्छी मात्रा वाली, और यहाँ पे अच्छी मात्रा का मतलब मिली एम्पियर। आधार धारा जो है बेस करंट आईबी, वो माइक्रो एम्पियर। तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें तो सेट करके ध्यान रखनी पड़ेगी। इनपुट का भी ग्राफ बनाना है और आउटपुट का भी, है ना। दोनों में रेगुलेटर की जरूरत पड़ेगी, यानी वोल्टता परिवर्तित करोगे आप तो परिवर्तित वोल्टता के लिए ये रेगुलेटर, ये आउटपुट में रेगुलेटर लगा दिया, है ना। ये सब यहां से ले जाएं इसको, ये रेगुलेटर लगा दिया। अभी यहां पर बाइसीकरण करना है, यानी बैटरी जोड़नी है और की, ठीक है साहब। की को तो अपन K2 बोल दें। ऐसे ही इनपुट में भी अपने को कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है, तो इनपुट में भी हम वोल्टेज वेरी करेंगे, यानी वोल्टता में परिवर्तन करेंगे। तो यहां भी धारा नियंत्रक फॉर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, है ना सर। ये वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, यहां भी अपने को सेल या बैटरी लगानी, और ये अपन ने की के लिए, इस की को कह देते हैं अपन K1। अब एक एक काम करते हैं। जो आपको दिखाया वो ट्रांजिस्टर पीएनपी है, एनपीएन भी दिखा सकते हैं, पर दिखाएंगे एक ही, दो नहीं दिखाएंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर आपके सामने बना रखा है।
इमीटर पी का है, बेस एन का है, कलेक्टर पी का है, उसी ऑर्डर में होते हैं वो। यानी ये पॉजिटिव है इमीटर, है ना, होल बहुसंख्यक का काम करेंगे। यहाँ एनपीएन में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक का काम करते हैं। इनपुट और आउटपुट में बेस को अपन ने कॉमन रख दिया तो उसको अर्थिंग करना दिखा दिया। ऐसा मैंने आपको बार बार कहा है कि अर्थिंग को दिखाना पड़े जरूरी भी नहीं होता, आपने भी दिखाएंगे तो भी कोई एतराज नहीं है, ठीक है। इधर उत्सर्जक धारा है IE, उसके मेजरमेंट के लिए मिली एमीटर लगा दिया। IC के मेजरमेंट के लिए भी मिली एमीटर लगा दिया। केवल IB है जिसके लिए माइक्रो लगाते हैं, वो बहुत मिनिमाइज करंट होती है, ठीक है। अब बायस दे, यानी अब किस तरह से सक्रिय प्रचालन होगा, तो सक्रिय प्रचालन के लिए हमने क्या रखा है, इमीटर बेस ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। इमीटर का है पी का फॉरवर्ड बायस, तो पी हाई पोटेंशियल से, पी हाई पोटेंशियल से जुड़ गया मतलब फॉरवर्ड का, और हाई पोटेंशियल का मतलब बैटरी में धन है, पॉजिटिव है। तो ये सब देखो मैंने इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसको आप, ये अप्लाई वोल्टेज नहीं है, ये तो बैटरी है। तो बैटरी है तो इससे आप कुछ भी नाम दे दें, जैसे कई जगह VEE नाम दे देते हैं, इसको VCC नाम दे देंगे। आप बैटरी है तो B1 B2 लिख दो, तो बैटरी है तो मैं B1 और B2 ही लिख देता हूँ। इस बैटरी को लिख देता हूँ B1, है ना। अब एक उधर, इधर तो हो गया सब फॉरवर्ड बायस, ठीक है सब। अब आ जाओ कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस में, है ना। कलेक्टर का है पी का रिवर्स बायस में, तो लो पोटेंशियल से जोड़ो। लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव। ये देखो सब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी बैटरी है, इसको बोल देते हैं B2। तो सब जैसे आप छोटा बहुत अगर लिखते हो, लिखना चाहते हो सर्किट के बारे में, तो वो मैं सुनाता भी जा रहा हूं। तो सब बैटरी B1 उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायस प्रदान करती है, जबकि बैटरी B2 संग्राहक आधार संधि को पश्च बायस या उत्क्रम बायस प्रदान करती है। हमारा सक्रिय प्रचालन के लिए आपको जोड़ने का तरीका भी यही बताया गया कि उत्सर्जक आधार संधि सदैव अग्रबायसित होनी चाहिए और संग्राहक आधार संधि सदैव उत्क्रम बायसित होनी चाहिए। अब सब ये अप्लाई वोल्टेज नहीं है, ये तो ओनली बायसीकरण अभिनीत किया है आपने, बैटरी जोड़ी। अप्लाई वोल्टेज क्या है वो तो वोल्ट मीटर बताएगा। तो सब वोल्ट मीटर से अप्लाई वोल्टेज, तो सब वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल, तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, ये वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, इधर भी और इधर भी। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कई बच्चे से लकीर के फकीर की तरह हो जाते हैं, यानी जैसे मैंने लिखा कि जैसे मैंने बनाया साहब ये वोल्ट मीटर इधर बना दिया मीटर से, तो वो भी यही समझेंगे कि इधर ही बनाना होता है। वोल्ट मीटर है, समांतर क्रम में होता है, इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, मतलब अमीटर के इधर बना दो चाहे इधर बना दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ना है। अब ये नहीं कि उसको अमीटर से पहले जोड़ने के बाद में, कहीं भी जोड़ो, बाद में जोड़ो चाहे पहले जोड़ो। आप इधर जोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है, इधर जोड़ देंगे तो भी, अमीटर से पहले जोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है। इस वोल्टता को हम क्या बोलेंगे, निवेश किससे कर रहे हो आप, उत्सर्जक से, तो इस वोल्टता को बोलते हैं उत्सर्जक वोल्टता, है ना। निर्गम आउटपुट का ऐसे ले रहे हो आप कलेक्टर से, तो इस वोल्टता को बोलते हैं संग्राहक वोल्टता। कॉमन कौन है, बेस, कॉमन वाले को आप पीछे लिख दो VEB VCB। इस B से कोई लेना देना नहीं, आप उसे बोलोगे उत्सर्जक वोल्टता, इससे बोलोगे संग्राहक वोल्टता। B जो कॉमन है उसके बारे में लिखा जाता है। अब सब समांतर श्रेणी क्रम के समझाऊं आपको मैं, देखो ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, इसको कहते हैं समांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम,
ये पॉजिटिव, एक मिनट, ये सब छोटी छोटी चीजें जो अब आप क्योंकि 12th में हो तो आपको ये तो सीख लेनी चाहिए ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सीरीज। अब इधर आओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब वोल्टा में अगर आप देखो तो देखो ये वोल्टा आरोपित वोल्टा पॉजिटिव है, ये आरोपित वोल्टा नेगेटिव है ना। तो कैसे पता पड़ा पॉजिटिव नेगेटिव है? तो वो टर्मिनल देख लो जो निवेश और निर्गम के टच में है ना। तो यहाँ आपने देख लिया ये टर्मिनल, इसकी वजह से मैंने क्या कह दिया कि निवेशी वोल्टा क्या है, पॉजिटिव है। इसकी वजह से मैंने क्या कह दिया, निर्गम वोल्टा नेगेटिव है। तो इससे टर्मिनल से पता पड़ जाता है, ठीक है। इसको एक बार के लिए मैं यहाँ से तो डिलीट कर दूं, नहीं तो फिर क्या है बाद में चक्कर पड़ जाएगा आपको, कुछ हो सकता है कंफ्यूज हो बाद में, इसलिए मैं इसको फिलहाल तो मिटा देता हूं, ठीक है। अब वोल्टा समझ गए, निवेशी वोल्टा क्या है, निवेशी वोल्टा धनात्मक है ना, और निर्गम वोल्टा ऋणात्मक है। ये लिख तो देता हूं एक बार के लिए, ये वोल्टा तो धनात्मक है और ये वोल्टा ऋणात्मक है। अब बात आती है लास्ट धारा की दिशा की, है ना। धारा की दिशा ये दिख रही है, ये देखो ये धारा की दिशा दिख रही है। उत्सर्जक धारा प्रवेश करती है किसमें, ट्रांजिस्टर में। इसका मतलब संग्राहक धारा और आधार धारा बाहर निकलेगी, आधार धारा बाहर निकलेगी और संग्राहक धारा भी बाहर निकलेगी। ये लो साहब, कंप्लीट धारा की दिशा भी होगी। ये सर्किट जो बनाया ये किसके लिए है, अभिलाक्षणिक वक्र के लिए ये सर्किट है। इस सर्किट से ही अभिलाक्षणिक वक्र बनेंगे। तो सब सर्किट में जो जो भी चीजें थी, धारा नापने, धारा आई नापने के लिए मिली एम्पियर, आईसी नापने के लिए भी मिली एम्पियर, ये निवेशी धारा कहलाएगी, इसको निर्गम धारा कहेंगे। ये निवेशी वोल्टा है, ये निर्गम वोल्टा है। मैं एक बार इसको लिख देता हूं ताकि देखो यहाँ पे मैं जगह कम लेते हुए, निवेशी वोल्टा निवेशी वोल्टा VEB और निवेशी धारा ये IE है ना साहब। इसी प्रकार निर्गम वोल्टा VCB है ना, व निर्गम धारा IC, ठीक है साहब। बाकी बैटरी B1 और B2 तो बायस प्रदान करने के लिए है। ये तो बन गया साहब उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र खींचने का सर्किट। आप PNP की जगह NPN का भी बना सकते हो। ये एग्जाम में वो बता भी सकता है कि NPN का बनाओ या PNP का। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ तो हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। तो पहले खींचेंगे इनपुट करैक्टरिस्टिक कर्व। तो सब नंबर A, सबसे पहले आ जाओ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है ना, इनपुट करैक्टरिस्टिक कर्व। देखो अंग्रेजी में सही रहेगा आपको, इनपुट करैक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है सर। अब मैंने आपको सब चीजें पहले से बता दी। मैंने आपको कहा था कि जब आप निवेशी का ग्राफ खींचोगे तो निवेशी वोल्टा और निवेशी धारा के बीच खींचेगा। निवेशी वोल्टा कौन है, VEB,
निवेशी धारा कौन है, आई। लेकिन इसके लिए निर्गम वोल्टता VCB को क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया है कि साहब निर्गम वोल्टता VCB को नियत रख, निवेशी वोल्टता VEB व निवेशी धारा IE के मध्य खींचे गए ग्राफ को उभयनिष्ठ आधार विन्यास का, कौन सा, उभयनिष्ठ आधार विन्यास का निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसको तो आपने फिक्स कर दिया, तो PNP है ना, तो P तो खत्म, ये तो रोक दिया आपने, तो क्या बचा, P और N ही तो बचा, और PN का मतलब डायोड। तो ये ग्राफ डायोड के फॉरवर्ड बायस वाले ग्राफ जैसा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो फॉरवर्ड बायस है और ये वाला पोर्शन रिवर्स बायस है, ठीक है ना। तो सब जब आप इसको कांस्टेंट कर दोगे तो PNP में से इस P का तो कोई रोल ही नहीं रहा, फिर इस वाले P का, क्लियर। तो PN ही रह गया ना, PN और NP का मतलब डायोड है। तो सब ये कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस। तो ये ग्राफ कैसे होंगे, डायोड के फॉरवर्ड बायस जैसे ही ग्राफ होंगे, क्योंकि आप कह रहे हो इस निर्गम वोल्टता को नियत रख के निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के मध्य ग्राफ खींचना है, उससे ही कहेंगे निवेशी अभिलाक्षणी। जब इसको कांस्टेंट कर दिया तो इसका यूज ही नहीं कर रहे आप, इस वाले टर्मिनल का, कलेक्टर वाले का, तो फिर दो ही तो बचे, P और N। इमीटर है P का और बेस है N का, और PN का मतलब तो डायोड हुआ। तो ये जो ग्राफ अपन खींचने जा रहे हैं ये डायोड के अग्र बायस वाले ग्राफ जैसे की भांति होंगे, वैसे को वैसे मिलेगा। तो बनाता हूं सब में, है ना। ये वर्टिकल लाइन खींचने में दिक्कत आती है सब इनमें ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा, निवेशी वोल्टता बोलो VEB, VEB किस में, वोल्ट में, वोल्ट में, है ना। निवेशी धारा IE किस में, मिली एम्पियर में, ठीक है। उसको थोड़ा सा सही कर दूंगा, वोल्ट में वाले को ये नीचे लिख देता हूं ना, ये वोल्ट यहां लिख देता हूं, ठीक। अब देखो मैं अंक लिखने जा रहा हूं और आपको क्या सलाह दे रहा हूं, अंक आप मत लिखना, आपको निवेशी वोल्टता पॉजिटिव है। अब निवेशी वोल्टता ज्यादा वोल्ट की तो होती नहीं है ना, तो मैंने आपको रेंज बता भी रखी है, ये 1.5 मैक्सिमम, तो ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4। तो मैंने आपको बता भी रखा है कि इनपुट वोल्टेज जो होता है वो 1.5 वोल्ट तक होता है, ज्यादा नहीं होता। आउटपुट वोल्टेज को आप 15 वोल्ट तक लिख सकते हो, इनपुट वोल्ट को नहीं लिख सकते। धारा है मिली एम्पियर। अब आप डिसाइड कर लो, जैसे 10, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 15, 30, 45, आप अंतराल डिसाइड कर लो। मैं तो सिंपल सा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये 10 मिली एम्पियर, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, है ना। अब मैंने आपको एडवाइज कर दिया, मैंने लिख दिए अंक, आप इन अंकों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, बिल्कुल मत। आप तो सिंपल बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, किस किस के बीच ग्राफ खींच रहे हैं वो लिख दीजिए, VEB और IE।
अब आपने किसको कांस्टेंट करने देना है? वीसीबी को। अब ध्यान से समझना है ना, वीसीबी को अपन कर देते हैं 0। ठीक, अभी अपन ने कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं लगा रखा, बिल्कुल क्लियर है ना। अब आप यूं समझें, मैं कलर अलग पकड़ लूं ग्राफ के लिए ना, ये संधि कौन से बायस में? फॉरवर्ड बायस। भाई इन दो के बीच में खींच रहे हो ना, और इमीटर और आधार यानी उत्सर्जक आधार अग्र बायसित संधि है, और आप पीएन, भाई इसका तो यूज ही निकल रही है तो आपने 0 कर दिया है ना। तो आप फॉरवर्ड बायस में डायोड का ग्राफ खींच रहे हैं, क्योंकि पी और ए नहीं रह गया, ये पी तो है ही नहीं, आपके काम ही नहीं आ रहा इधर। तो फॉरवर्ड बायस संधि में या डायोड में फॉरवर्ड बायस में जैसे या जब तक कट इन वोल्टेज नहीं आता तब तक धारा उठेगी नहीं। तो जब शुरू में VCB बराबर 0 है तो VEB 0 होने पर, VEB बराबर 0 पर IEB क्या होगा? 0। तो ये ग्राफ मूल बिंदु से चलेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि VCB बराबर 0 तो VEB बराबर 0 पर IE बराबर 0। क्लियर? लेकिन ये संधि कौन से बायस में? फॉरवर्ड बायस में। जब संधि फॉरवर्ड बायस में है तो जब इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिर अवक्षय परत बिखरेगी और एक निश्चित वोल्टता पर धारा का मान बढ़ेगा। इस निश्चित वोल्टता परास को डायोड में तो कहते हैं कट इन वोल्टेज, यहां पे बोलते हैं देहली वोल्टता। ट्रांजिस्टर के लिए देहली वोल्टता का मान 0.2 से 0.5 के बीच होता है। यानी ये ग्राफ आपको 0.2 से 0.5 के बीच उठा देने, क्योंकि अवक्षय परत जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे अवक्षय परत टूटने लगेगी, बिखरेगी, और बहुसंख्यक आवेश वाहक प्रवाहित होंगे, बहुसंख्यक होल है ना प्रवाहित होंगे और धारा प्रदान करेंगे। डायोड जैसा ग्राफ बनना है। तो ग्राफ तो 0 से ही चालू होगा है ना। ये ग्राफ में लिखने पड़ेंगे, मैं तो अभी लिख के मिटा दूंगा, ये लिखा परमानेंट नहीं रहेगा। मैं तो आपको यही तो समझाए ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं तो इसको अभी डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपको वहां लिखना पड़ेगा ग्राफ को देख के। तो दोबारा समझें, VCB बराबर 0 पर जब निवेशी वोल्टता 0 है, उस समय फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद भी धारा 0 होगी, तो ग्राफ तो मूल बिंदु से ही चलेगा। लेकिन यह संधि अग्र बायसित है, इसलिए जब निवेशी वोल्टता में वृद्धि करते हैं तो स्वाभाविक अवक्षय परत बिखरेगी अग्र बायसित में है ना, और बहुसंख्यक आवेश प्रभावित होकर धारा प्रदान करेंगे। अब ये धारा का मान जो एकदम बढ़ता है, तो डायोड में तो अपन ने कहा था कि कट इन वोल्टता पे बढ़ता है, जो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। अभी ट्रांजिस्टर है, इसमें धारा बढ़ता है, तो धारा बढ़ने के लिए जो वोल्टता परास है उसको देहली वोल्टता कहते हैं। देहली वोल्टता परास 0.2 से 0.5 है, तो आप ग्राफ 0.2 से 0.5 के बीच उठाइएगा। ये देखो साहब, तो ग्राफ तो मूल बिंदु से चालू होते हैं, पर उठाने कहां पे से? 0.2 से 0.5 के बीच में। ये देखो डायोड जैसा ग्राफ बन गया बिल्कुल, है ना। कहां से उठा ग्राफ? 0.2 से 0.5। इस समय VCB का मान कितना है? 0 हो गया साहब। पहली बात आपके समझ में आ गई, ये आउटपुट वोल्टेज 0 है, मैंने यहां भी समझा दी। अब बात करें, मैं VCB को बढ़ाता हूं, ये वोल्टता क्या है? नेगेटिव। चलो ये मैंने -5 वोल्ट कर दिया। ध्यान रखना, आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट तक ले सकते हो। मैंने VCB को बढ़ाया, ठीक है। अब VCB को बढ़ाऊंगा मैं, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, है ना। उत्क्रम संतृप्त धारा है इस तरह से रिवर्स बायस में। अब क्योंकि
आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, कॉमन कौन है? आई बी, तो ये तो होगी नियत कांस्टेंट। अब आपके वीसीबी बढ़ाने से आईसी बढ़ेगी, क्योंकि आई बी कांस्टेंट है, कॉमन है, तो आई बी तो है कांस्टेंट। तो फिर आईसी बढ़ने से यानी वीसीबी बढ़ने से आईसी बढ़ेगी, तो आईसी बढ़ने से कौन बढ़ेगी? आईई बढ़ेगी। तो जब हम निर्गम वोल्टता के मान में वृद्धि करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को जब हम बढ़ाते हैं, तो आउटपुट करंट आईसी बढ़ती है, क्योंकि आईबी नियत है, इसलिए वीईबी के संगत अब आई में होने वाली वृद्धि पहले से तेज हो जाएगी। ये देखो, पहले से तेज होगी। ये इसको पेन वही ले लो ना, पेन का ही कमाल है, थोड़ा सा आपको ग्राफ उसी से अच्छे समझ में आएंगे ना। अब वीसीबी कितना कर रखा आपने? -5 वोल्ट। अगर आप वीसीबी और बढ़ाएंगे तो आईसी और बढ़ेगी, और आईसी डायरेक्ट किसको अफेक्ट करेगी? आई को, क्योंकि कॉमन होने का आई भी तो कांस्टेंट है। यानी अगर आप वीसीबी बढ़ाते रहे तो ये वीबी के संगत, ये ध्यान रखना, ग्राफ वही 0.2 से या 0.1 से 0.5 के बीच रखना है ना। तो थोड़ा सा बाहर चला गया, यूं कर देता हूं इसको ना, 0.2 के बाहर निकाल दे। अब वीसीबी कितना कर दिया आपने? 1 मिनट, मर्ज हो गया वहां जाके थोड़ा सा, है ना। अब जो वीसीबी है वो आपने कर दिया -10 वोल्ट। तो देखो आप जैसे जैसे आप निर्गम वोल्टता बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वीबी के संगत आई तेजी से बढ़ता जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमेशा इसका पालन करता आई बराबर आई बी प्लस आई सी का, और आई। तो ये देखो डायोड के थोड़ा सा उठ गए ग्राफ ज्यादा, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे गिरा देना इनको, ग्राफ लगभग ऐसे ही बनते हैं। अब आपको तो स्वरूप बनाना है, बाकी वैल्यूज से कोई मतलब नहीं। तो देखो जो मैंने किया वो आपके सामने बताता चला गया मैं, है ना, समझाता चला गया कि साहब ऐसे ऐसे करना है, क्लियर। अब मेरा जो काम है अगला, अब मेरे को बस जब V और I का ग्राफ आप खींचते हो, कभी भी खींचते हो, तो आप ये ध्यान रखना कि प्रतिरोध जरूर बताना, क्योंकि करेक्टर तो सामने आएगी आपके, है ना, कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, लेकिन प्रॉफिट तो कहाँ पता पड़ता है? प्रॉफिट तो रिवर्स बायस में पता पड़ता है, आउटपुट से पता पड़ेगा ना प्रॉफिट। तो बस अब आप इसको लास्ट में इसमें ये 2 बातें लिख देना, जैसे मैंने भी आपको समझाई थी। 2 बातें लिखकर लास्ट में गतिक निवेशी प्रतिरोध, प्रतिरोध भी 2 हैं, मैंने आपको बताया था, गतिक और स्थितिक, है ना। तो गतिक निवेशी प्रतिरोध, जब भी आप V और I का ग्राफ बनाओगे आपको ये है ना, तो गतिक निवेशी R इनपुट किसमें? कॉमन बेस में, ऐसे लिख दो, ये कॉमन बेस में इनपुट। गतिक में परिवर्तन लेना होता है, तो वोल्टता का परिवर्तन, कौन सी वोल्टता का अक्षर? V, उसके संगत धारा का परिवर्तन V/I को। तो ये दोनों के परिवर्तन, गतिक में डेल्टा लगा देते हैं और स्थितिक में डेल्टा हटा लेते हैं। क्या कांस्टेंट रखना? कोई भी एक ग्राफ पकड़ोगे, ये पकड़ोगे तो भी वीसीबी कांस्टेंट है, ये पकड़ोगे तो भी वीसीबी कांस्टेंट है, वो पकड़ोगे तो भी वीसीबी कांस्टेंट है। तो क्या कांस्टेंट रखना? वीसीबी नियत रखना, है ना। अब सब देख ही रहे हो आप कि ग्राफ अच्छे उठ रहे हैं, एकदम धारा बढ़ रही है। तो ये प्रतिरोध जो है ये 50 से 100 ओम परास का होता है, कम होता है। तो ये सब उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र का सारा डाटा
आपको समझा दिया कि इसका ग्राफ खींचना था, ये फॉरवर्ड बायस में इधर का काम नहीं ले रहे तो डायोड का ही ग्राफ होगा। वही चीजें आपको मैंने पेश की है ना, जहाँ तक बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की। फॉरवर्ड बायस में संधि, डायोड का ग्राफ खींच दिया, वीसीबी का इम्पैक्ट बता ही दिया ट्रांजिस्टर की समीकरण से। अब खींचना अपने को निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। अब मुझे बार बार उधर जाके इधर आना पड़ेगा, पर ये वैसे भी एक बोर्ड पर आते नहीं है ना, ये हमेशा से रहा है, आज की बात नहीं है। बी, अब आ जाइए निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र है ना, यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, चलो सब इस ग्राफ की तैयारी करें। ये ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये आपको प्रॉफिट बताएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कौन है, अब थोड़ा थोड़ा याद करने लगो, बार बार उधर जाना भी बेकार रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज है VCB, आउटपुट करंट कौन है IC। देखो क्या है, प्रैक्टिस करो, बेस कॉमन है तो आउटपुट कौन होगा कलेक्टर, इनपुट कौन होगा एमीटर, तो आउटपुट वोल्टेज क्या बोलूंगा संग्राहक वोल्टेज यानी VCB बोलूंगा, कॉमन बेस है। आउटपुट करंट क्या बोलूंगा IC बोलूंगा। तो इससे थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ता है ना। तो साहब इधर बना दूं ग्राफ, ग्राफ उधर ही बनाने दो, इधर तो संबंधित बातें लिख दूंगा मैं, है ना। छोटे से में ही काम चलाएंगे सब, लंबे चौड़े ग्राफ नहीं बना सकते। आउटपुट करंट कौन है IC, आउटपुट वोल्टेज कौन है VCB वोल्ट में, आउटपुट करंट मिली एम्पियर में। ठीक है, ये बन गया सब। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है, चाहो तो लिख दो, नहीं तो ऐसे मैंने आपको मना कर ही रखा है कि ये लिखना आपके लिए जरूरी नहीं होता। माइनस में -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 है ना। धारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली, 40, 50, 60, 70 और 80 मिली एम्पियर को अपन ने एक बार डिफरेंसेस डिसाइड कर ही लिए। अपन ने डिफरेंसेस में कह दिया कि मिली एम्पियर में अपन 10-10 का अंतर लेंगे, वो अपना सेल्फ डिसीजन है, उसके लिए आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा। आप 5, 10, 15, 20 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो, 15 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 45 मिली एम्पियर, 15-15 का डिफरेंस भी ले है ना। अब करंट में डायरेक्शन मैंने वहां ध्यान नहीं दी थी, चलो यहाँ दे देता हूं। अभी देखता हूँ करंट क्या, जो करंट एंटर हो रही है संधि की तरफ आने वाली करंट पॉजिटिव, संधि से जाने वाली करंट नेगेटिव। तो IC तो संधि से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो यहाँ करंट नेगेटिव रहेगी। अब ये आपको ध्यान नहीं रखना है, आप चक्कर में मत पड़ना है ना। ये तो जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको कि हमने जब किरचॉफ लॉ पढ़ा था तो किरचॉफ लॉ में हमने कहा था संधि पर आने वाली धारा को धन चिन्ह से और जाने वाली धारा को तो जाने वाली है, और यह ऋणात्मक टर्मिनल, तो ये तो दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों नेगेटिव है। चलो सब किसको कांस्टेंट करोगे IE को, है ना। तो पहले तो यहाँ पर मैं आपको सब चीज बता दूं। अब किस किस के बीच का ग्राफ है, निर्गम वोल्टता और निर्गम धारा के बीच। VCB ये निर्गम वोल्टता है और IC निर्गम धारा है। जब निर्गम का ग्राफ खींचते हैं, आउटपुट का ग्राफ खींचते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया था,
निवेशी धारा को नियत रखते हैं। निवेशी धारा कौन है? IE। ठीक है, तो सब आप क्या लिखोगे? निवेशी धारा इसमें कौन है? IE, उत्सर्जक धारा जिसे बोलते हैं। निवेशी धारा यानी उत्सर्जक धारा IE को नियत रखकर निर्गम वोल्टता VCB व निर्गम धारा IC के मध्य खींचे गए ग्राफ को निर्गम या उभयनिष्ठ आधार विन्यास का निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्लियर? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब मेरे को तो बार बार तो देखो उधर जाना पड़ेगा, है तो थोड़ा सा देखते हैं, देखा ना। अब देखो शुरू में आपने IE बराबर 0 कर रखी है, ठीक। अगर आप VCB बराबर 0 कर दोगे संधि रिवर्स बायस में, IC बराबर भी 0 होगी। एक ग्राफ तो इसमें आएगा ही नहीं 0 वाला, वो तो दिख ही नहीं रहा, अंत क्षेत्र आ गया ना, सभी 0 हो गए। IE 0, आपने निवेश ही नहीं किया। VCB 0, रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, है ना। VCB 0 तो ICB 0। तो एक ग्राफ जो I बराबर 0 है वो तो आपको दिखेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, वो ग्राफ प्रेक्षित ही नहीं होगा। इसी को कहते हैं अंत क्षेत्र। अब निवेश करो, ध्यान से देख, मिली एम्पियर है ना। आपने 10 मिली एम्पियर का निवेश किया, करंट, इनपुट करंट कितनी दे दी? 10 मिली एम्पियर। बिल्कुल क्लियर। यहां से निवेश गया। अब जैसे इस वोल्टा को रिवर्स बायस में थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाते ही तुरंत IC बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी? IC लगभग किसके बराबर हो सकती है? I, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं पेन लेकर या पेन चेंज करके आपको ग्राफ दिखाता हूं, है ना। चलो सब, अब ग्राफ को ध्यान से देखें। देखो एक ग्राफ तो बैठ ही नहीं रहा, ये ग्राफ आप 2-3 वोल्ट से चालू कर देना, है ना, 2 और 4 के बीच में ले लो। अब आपने IE कितनी दी? निवेशी धारा कितनी दी? 10 मिली एम्पियर। अब देखना, ध्यान से देखना, ये तेजी से थोड़ी सी वोल्टता पर धारा बढ़ गई। अब IC ज्यादा कितनी हो सकती है? IE के बराबर। और IE कितनी इस समय? 10 मिली एम्पियर। तो देखो IC अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 10 ही होगी। IC IE से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना। तो देखो थोड़ी सी वोल्टता पर ही, ये इतने से में देखो आप, इतने से हुआ, इतनी सी वोल्टता पर एकदम धारा बढ़कर संतृप्त अवस्था में आ गई, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। IE 10 है तो IC भी कितनी है? 10। इससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। अपन ने जो ट्रांजिस्टर शुरुआत की थी उसी में अपन ने बताया था IC लेस देन इक्वल टू IE, यानी IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE, है ना। तो सब एक चीज तो, ये सब डिलीट करूंगा मैंने, एक चीज तो आई नहीं, IE बराबर 0 पर जब VCB बराबर 0 है तो IC, यार एक मिनट, इसको भी लिखना तो एक बार ढंग से ही पड़ेगा। मैं एक बार लिख तो ढंग से देता हूँ ना, फिर मिटा दूंगा भले ही, लेकिन ये सब यहाँ दिखा देता हूँ एक तरफ, है ना। डिलीट कर दूंगा, फिर अलग दूर दूर जाके डिलीट कहाँ करूँगा। तो मेरा ख्याल है ग्राफ तो सही कलर चूज किया अपन ने। अब इधर आ जाओ, है ना, इसमें आओ। यहाँ पे देखो, शुरू में तो जो ग्राफ है वो तो मिल ही नहीं रहा अपने को, अपन ने निवेश नहीं किया। IE बराबर 0 पर VCB बराबर 0 है तो IC बराबर 0। ये ग्राफ दिख ही नहीं रहा आपको, ये ग्राफ इसके नीचे आता, इसको कहते हैं अंतक क्षेत्र।
सब जीरो हो गए इसमें, इस रेंज में कोई ग्राफ आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड में, आपने क्या किया फिर, आई ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आई जीरो नहीं है ना, पर जैसे आप वीसीबी बढ़ाते हो, आईसी किसके बराबर हो जाता है, आईई के, ये दिखा दे। जैसे आप वीसीबी बढ़ाते हो, आईसी किसके बराबर होता है, आईई के। चलो अब आईई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस एक ही था जिसमें जीरो था, है ना। पर जैसे जैसे आप आईई बढ़ाओगे वैसे वैसे ही आईसी बढ़ेगा, क्योंकि आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। देखो आप, मैं उसी ब्लू कलर को ले लेता हूं, है ना। देखिए अब आपने 20 मिली एम्पियर डाल दी धारा, ये देख लो आप, है ना, ये देखो, है ना। आपने 30 मिली एम्पियर डाली, 40 मिली एम्पियर, 50, बस 2-3 ग्राफ बना देता हूं ना। ये देखो तुरंत, ये जैसे आप आई बढ़ाते जाओगे वैसे ही, या वैसे वैसे ही, है ना, ये सब जैसे जैसे आप आई बढ़ाते गए, आई आपने 20 की, आई सी भी 20 होगी। आई आपने 30 की, आई सी भी 30 होगी। आई आपने 40 की, आई सी भी आपका 40 हो गया। आई आपने 50 की, आई सी भी आपका 50 हो गया। तो सब ये यूं आप यूं देखो, अगर यहां देख रहे हो आप ध्यान से, तो ये इतनी सी वोल्टा परास में, ये इस रेंज में ही धारा तेजी से बढ़ती है, केवल इतनी सी रेंज में। वोल्टेज को थोड़ा सा अप करते ही, और ये देखो धारा तेजी से बढ़ती है इतनी सी रेंज में, क्योंकि आप निवेश कर रहे हो। बाद में फिर लगभग लगभग कांस्टेंट रहती है। ग्राफ बना सकते हो, 5-10 बना दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया आपके, है ना साहब, कि जैसे जैसे हम आईई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आईसी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इसको कहते हैं सक्रिय क्षेत्र। सक्रिय क्षेत्र जिसमें अपना प्रचालन हुआ। अब सब इसमें एक चीज हो, आईई इज नॉट इक्वल टू जीरो पर आईसी तभी जीरो हो सकती है जबकि आप वोल्टाई उलट दो, है ना। उसको हम संतृप्त क्षेत्र में प्रचालन कहते हैं। यानी इसमें देखो आप, वीसी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो पर वीसीबी के साथ आईसी जीरो तभी हो सकती है जबकि इसकी पोलरिटी चेंज कर दें, यानी यहां प्लस लगा दें या माइनस लगा, तो आईसी जीरो हो सकती है ना। ये प्रचालन संतृप्त क्षेत्र में माना जाता है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, ये संतृप्त क्षेत्र, अब ऐसे तो दिखाना मत कहीं भी आप, ये संतृप्त क्षेत्र है ना। तो ये सैचुरेशन रीजन, ये सक्रिय रीजन, और ये अंतः क्षेत्र। इधर कोई भी ग्राफ नहीं आया, इसको नहीं बनाया ना, तो ये अंतः क्षेत्र। इस रेंज में ग्राफ आया, ये सक्रिय क्षेत्र, और यहां पर आप देखें तो ये संतृप्त क्षेत्र। ये लाइन डबल लाइन ठीक नहीं लगी मेरे को, थोड़ी सी इसको हटा देता हूं ना, थोड़ा सा पीस अट्रैक्टिव नहीं दिखा, वही ठीक था ना। तो सब ये क्षेत्र फेत्र तो आपको लिखने नहीं, आप तो सक्रिय क्षेत्र से मतलब रखो। ये सारी बातें आपको ग्राफ के अंदर दिखा दी गई हैं। एक बार और समझा देता हूं, फिर इसके बाद देखो, शुरू में देखो आई बराबर 0, तो वीसी भी बराबर 0 पर आईसी 0। जब आपने निवेश ही नहीं किया
तो आउटपुट में मिलेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा डेफिनेटली। ये अंतक क्षेत्र से दर्शा रखा है। यहाँ पे आईसी भी 0 है, आईई भी 0 है, यहाँ ग्राफ ही नहीं है। अब आईई 0 नहीं है, अब निवेश कर रहे हो आप, तो बस जैसे वीसी बढ़ाएंगे तुरंत आईसी बढ़ेगी और किसके बराबर हो जाएगी? आई के। देख लो आप, इतनी सी वोल्टता बढ़ाए तुरंत आई बढ़े, आई 10 मिली एम्पियर, आईसी भी 10 मिली एम्पियर, है ना। तीसरा, अब जैसे जैसे आईसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आईई बढ़ती जाएगी, आईसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आईईसी लगभग बराबर आईई। लास्ट में आईसी आई इज नॉट इक्वल टू 0 पर आईसी तभी 0 हो सकती है जब वीसीबी की ध्रुवता ही चेंज कर दे, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये सब अपन ने रिवर्स बायस में ये सब लिख के दिखाना है आपको, है ना। शो करोगे तो जाके फिर अंक की प्राप्ति होगी। अब इसमें से ये है कि सभी बातें आप लिख सको या सभी बातें आपको ध्यान रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मैक्सिमम जो आप संक्षिप्त में दर्शा सकते हैं दर्शा दें, और वैसे तो ये ग्राफ बना देंगे आप, इनमें अंक लिखना अलाउ नहीं है, मतलब अंक मत लिखना आप तो ऐसे लिखाएंगे। तो अब आ जाओ, जब भी ग्राफ बनाओ वी और आई का प्रतिरोध तो निकालना ही है, उसकी तो आप किससे पूछना ही मत, है ना। वी और आई का ग्राफ है तो रेजिस्टेंस तो निकालेंगे इसी। तो गतिक पहला काम है ना, पहला काम गतिक काइनेटिक, निर्गम प्रतिरोध, है ना। गतिक में डेल्टा आ जाता है, बस स्थितिक में डेल्टा हटा देते हैं। स्थितिक की अपनी वो अप्रोच करते ही नहीं अपन, तो सब आउटपुट का है कॉमन बेस का, तो आरओ भी लिख देता हूं। वोल्टता में परिवर्तन डेल्टा वीसीबी, और धारा में परिवर्तन डेल्टा आईसी। ये डेल्टा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपन कौन सा वाला बता रहे हैं, गतिक, इसलिए डेल्टा लगाते हैं, है ना। अब फिर क्या कांस्टेंट रहा, कोई भी एक ग्राफ लिया होगा तो एक ग्राफ में क्या है, आई नहीं है, आई नहीं है। अब ये ऐसा हर चीज लिखने की तो जरूरत नहीं है, पर बता रहा हूं। तो आरोपित वोल्टता और धारा के बीच जो ग्राफ है या जो अनुपात है, उसी को अपन कहते हैं गतिक निर्गम प्रतिरोध। ये बहुत हाई रेंज का होता है, आप यूं कह दो मेगा ओम कोटि का होता है ये, है ना। तो वास्तव में इसमें इनपुट रेजिस्टेंस कम है 50 से 100 ओम, और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है 10 की पावर 6 ओम। ठीक है साहब। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट आउटपुट वाला बताएगा, अब मैं निकालता हूं सब प्रॉफिट, है ना। तो अब आ जाइए प्रॉफिट की तरफ बात करें, तो सब ये इंपॉर्टेंट है, धारा लाभ, या इसे कह दें धारा प्रवर्धन गुणांक, है ना। इसको कॉमन बेस है अल्फा से दिखा देते हैं। आप केवल इसको बस इतने समय समझ जाइए, करंट गेन, है ना साहब, आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े। अब गेन किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट करंट कौन है, अब वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, आउटपुट करंट आईसी, इनपुट करंट कौन है, आईई, है ना साहब। तो स्वाभाविक है आईसी और आई का रेशो फिर किसको नियत कर देंगे, वीसीबी को। तो साहब निर्गम वोल्टता वीसीबी, ये लिखने की तो कोई खास जरूरत नहीं। निर्गम वोल्टता वीसीबी को नियत रखकर, है ना साहब, नियत रखकर निर्गम धारा
IC व निवेशी धारा IB के अनुपात को धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ कहते हैं। अब धारा लाभ भी दो हैं, गतिक यानी AC और स्थितिक यानी DC। स्थितिक गतिक में वही डेल्टा लगा देते हैं, स्थितिक में डेल्टा नहीं लगाया जाता। तो इनके चक्रों में तो आप पढ़ो मत, आप तो बिना डेल्टा के सीधा सीधा अल्फा लिख दो। अल्फा बराबर आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, है ना सर। अब वो हर चीज में पढ़ेंगे ना अपन, स्थितिक गतिक स्थिति। अब जैसे गतिक होता तो डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I। स्थितिक में डेल्टा नहीं लगाते, इतना सही फर्क है, बाकी और कोई खास फर्क नहीं है, है ना। तो सब धारा लाभ अल्फा बराबर IC अपॉन I। बस आप तो इतना ही याद रखो, ये काम की चीज है। इसमें भाई तीन चीजों में से जब दो का इस यूज कर रहे हो तो फिर एक कांस्टेंट ही कर रखी होगी ना, वो बता दी। अब ध्यान से समझो, क्योंकि IC लेस देन इक्वल टू IE, या आप ज्यादा से ज्यादा यूं के या IC लेस देन इक्वल टू I यही कर लो, बराबर तो अपन यहां छोड़े ना, जब हो ही नहीं सकता तो सब IC का मान IE के बराबर या उससे थोड़ा कम होता है ना। इसका मतलब अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, धारा लाभ नहीं हुआ सब। अल्फा की ये वैल्यू 0.96 से 0.99 के बीच होती है ना साहब, लगभग, है ना। अल्फा की ये वैल्यू 0.96 टू 0.99 होती है। तो अल्फा एक से छोटा तो है, बहुत छोटा तो नहीं। अब जैसे यहाँ 4% का लॉस हो गया, यहाँ 1% का ही लॉस है। भाई 1 एम्पीयर धारा डाली आपने तो यहाँ 0.96 मिली, तो 4% लॉस बोलेंगे इसको। यहाँ भी 1 एम्पीयर डाली तो मैक्सिमम 0.99 मिली, तो 1% का लॉस हो गया। तो लॉस तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि धारा का लाभ कॉमन बेस वाले में नहीं हो रहा है। वोल्टा का लाभ और शक्ति का लाभ तो होगा, उसका तो रीजन है। उसका रीजन तो आप समझे हो, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई है और इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो है। तो ये तो है सब कि यहां पर वोल्टा लाभ होगा क्योंकि निवेश अल्प प्रतिरोध पर और निर्गम उच्च प्रतिरोध पर, तो वोल्टा और शक्ति का लाभ तो होगा, लेकिन धारा लाभ कॉमन बेस में नहीं हो रहा है। तो ये परिणाम सामने आ गया कि कॉमन बेस में धारा लाभ नहीं होता है। वोल्टा और शक्ति का लाभ तो इसलिए होता है क्योंकि आप निवेश जो कर रहे हैं इसमें अल्प प्रतिरोध पर कर रहे हैं और निर्गम अत्यधिक उच्च प्रतिरोध पर आपको मिल रहा है। तो सब इसका ये परिणाम अपने सामने आ जाता है। प्रॉफिट यहां पर करंट का नहीं है। अब अभी तो अपन किसी रीजन पे पहुंचेंगे नहीं क्योंकि अभी तो अपने को कॉमन इमीटर का और पढ़ना है। कॉमन इमीटर जैसे अपन पढ़ेंगे फिर कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ के धारा लाभ में और कॉमन इमीटर के धारा लाभ में, और अदर फैक्टर भी कंपैरिजन कर लिए जाएंगे। जैसे अदर फैक्टर वगैरह कंपैरिजन करेंगे फिर अपन एम्पलीफायर बना देंगे, ट्रांजिस्टर खत्म कर देंगे। तो ट्रांजिस्टर को मैं खुद भी बहुत लेंथ में नहीं ले रहा, मैं खुद भी देखो ना अब शॉर्ट में। अब आप देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये तो है कि अंक तो आपको पूरे दे जाते हैं। अब जैसे इसमें ये सर्किट है, सर्किट सामान्य समझ का सर्किट है। धारा को पढ़ने के लिए अब आपको पहले ही कह दिया
कि IC और IE मिली एम्पेयर में ही नापना, IB को माइक्रो में लेना, तो कुछ चीज़ें तो ध्यान रखिए। वोल्टा आपको समझाई दी। सर्किट में देखो, सर्किट डिजाइनिंग में कहीं कोई आपको यूं नहीं लगता कि कोई जटिलता होगी, है ना। ये समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगते हैं, श्रेणी क्रम में मीटर लगते हैं। ये तो अब अंत आ गया 12th का आपका, जब ये चैप्टर पढ़े तो एंड आ गया। तो अब तक तो आपको ये याद कर ही लेना पड़ेगा। ये इससे अब काम नहीं चलेगा कि नहीं मेरे को याद नहीं होता, ये तो फिर फिजिक्स से चलना मुश्किल हो जाएगा आगे ना। निवेशी वोल्टा किसे कह रहे हैं, निवेशी धारा किसे कह रहे हैं, ये मैंने लिख ही दिया। इसमें आप सर्किट के ऊपर थ्योरी मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। दिख रहा है, फिजिक्स में ज्यादातर लोग भरोसा करते हैं जो दिखता है उस पर। दिख रहा है ना, फिर लिखें क्या, तो लिख नहीं। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है तो निवेशी वोल्टा निवेशी धारा के बीच में निर्गम वोल्टा को कांस्टेंट कर देना, ये कर दिया। ग्राफ में जो दिख रहा है बस वो लिख दो, 1-2 लाइन या 2 पैराग्राफ में लिख दो, छोटी छोटी 2-2 लाइन जो दिख रहा है ये जरूर निकाल के आओ। प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध मैंने बता ही दिया कि इसका प्रतिरोध विशिष्ट है, मतलब बहुत वास्तव में कम प्रतिरोध है। कम प्रतिरोध पर निवेश करना ये हमारा लक्ष्य भी था, तो हम अल्प प्रतिरोध पर निवेश करते हैं, किसमें, कॉमन बेस में, है ना। अभी कॉमन एमीटर में भी लेंगे देंगे, है ना। इनकी कोई डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखनी। फिर आपने आउटपुट का ग्राफ खींचा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, इसमें इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना, क्योंकि देखो जब आप निवेश करोगे तो आउटपुट अफेक्ट होगा इससे। तो इसीलिए जब आउटपुट का ग्राफ खींचते हैं तो निवेशी धारा IE को नियत रखते हैं, है ना। तो सब इसमें देखो आप IE को नियत रखकर ये ग्राफ खींच दिया अपन ने, है ना। जब सब 0 हैं तो उस समय तो आपको ग्राफ मिलेगा नहीं। वंतक क्षेत्र जिसमें ग्राफ मिल रहा है वो सक्रिय क्षेत्र, और जिसमें फिर आपको नीचा पारा ग्राफ वो संतृप्त क्षेत्र। इसमें नहीं गया तो ये संतृप्त क्षेत्र, है ना। इसमें भी आपने बस 2-3 बातें, भाई एक चीज में स्थिति में ग्राफ नहीं मिल रहा, बाकी में तो समझ में आ ही रहा है। इनको चाहो तो ऊपर तक भेज दो या यहीं तक, बिल्कुल सोबर, है ना। ये देखो इतनी सी वोल्टा परास में धारा एकदम उठ जाती है। प्रतिरोध यहाँ भी निकाल के आना चाहिए आपको, जो मैंने आपको बताई दिया ना, ये प्रतिरोध यहाँ भी दर्शाइए। इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अब आउटपुट का ग्राफ प्रॉफिट बताएगा। इनपुट से क्या प्रॉफिट लोगे आप, आउटपुट बताया, आउटपुट का ग्राफ है प्रॉफिट, धारा लाभ। यही चीज अब कल अपन कॉमन एमीटर पढ़ेंगे। कॉमन एमीटर में भी वही आउटपुट जब पढ़ेंगे वही धारा, सब सिस्टम सेम रहेगा। शायद वो अब जल्दी हो जाए, हो सकता है वो इससे जल्दी हो जाए, क्योंकि एक बार अब आप समझ गए, फिर बस एम्पलीफायर बना के इसको क्लोज करेंगे, लॉजिक गेट करके टॉपिक ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, है ना। तो ये धारा लाभ अपने सामने आ गया। कॉमन बेस में धारा लाभ नहीं है, वोल्टा व शक्ति लाभ है ना। तो सब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ नहीं है, किंतु वोल्टा व शक्ति लाभ है, कंफर्म, है ना। क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस। तो सब वोल्टा और शक्ति का लाभ तो है, धारा का लाभ नहीं है। रिजल्ट आगे सामने, वहां भी इससे निकाल लेंगे। तो बच्चों आज यही विराम देते हैं। मैं सर्किट बनाता कॉमन एमीटर का, पर फिर वही नेक्स्ट क्लास में मेरे को उठाना लेना पड़ेगा डायरेक्ट। तो या तो देख लूँगा हाथों हाथ आपके सामने बना दूँ, या बना के फिर शूट कर दूँ आपके सामने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है।
मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।